हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार TSW संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी। आज जो मैं बात करने के लिए आया हूं, उन बच्चों से बात करने के लिए आया हूं जिन्होंने अभी अभी 12th के एग्जाम पास किए हैं और वो किसी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या ले चुके हैं। अब तक ज्यादातर बच्चे क्या हैं, सभी एडमिशन ले चुके हैं। कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि सभी बच्चे अभी पढ़ाई में लग चुके हैं। जहां उन्हें को एडमिशन लेना था वो ले चुके हैं। लेकिन क्या पढ़ते ही रहोगे? कब तक पढ़ोगे? क्या सफलता अर्जित नहीं करनी है? तो देखिए, एक अवसर आपके सामने आया है और उसी अवसर से अवगत कराने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो कागज और अपना एक रजिस्टर और पेन ले लीजिए और जो बातें मैं बता रहा हूं उसको साथ साथ में नोट करते हुए आप चलेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब बच्चा सेकंड क्लास में आता है, दूसरी क्लास में आता है, तो वो हिंदी पढ़नी सीख जाता है, वो हिंदी पढ़नी सीख जाता है, वो इंग्लिश पढ़नी भी सीख जाता है। जैसे जैसे वो 9th क्लास में आया, जैसे जैसे बच्चा 9th क्लास में आया और 9th के बाद आपने पहली बार बोर्ड दिया 10th, पहली बार बोर्ड दिया 10th और बोर्ड के एग्जाम में आपने अपनी मेहनत के अनुसार स्कोर किया। उसके बाद क्लास आती है आपकी 11th और फिर आती है 12th। ये भी क्या था? बोर्ड था। ये भी क्या था? बोर्ड था। अब आप इतने समझदार हो चुके हैं, जो अंकों का खेल है, जो आपको नंबर दिए जाते हैं, उससे आपको अवगत कराना चाह रहा हूं। ये होम क्लास कहलाती है। क्या है? होम क्लास। ठीक है, देखिए यहां तक क्या होता है, यहां ये भी एक होम क्लास है, ये भी एक होम क्लास है। अब आपको जो बचपन से सपना होता है उसको पूरा करने का समय आ गया है, उसको पूरा करने का समय आ गया है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो पूछा जाता है बड़े होकर क्या बनोगे, तो कहता है मैं पुलिस में जाऊंगा, कोई कहता है मैं मिलिट्री में जाऊंगा, कोई कहता है मैं आईएएस बनूंगा, कोई कहता है मैं रेल विभाग को ज्वाइन करूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा और कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, तो बच्चों अब आप बड़े हो चुके हो, अब आपको वो टारगेट सेट करना होगा और सफलता को अर्जित करना होगा। आइए देखते हैं कि कुछ बच्चों के माता पिता वो पहले से प्लानिंग करे हुए हैं और आप उनसे पीछे छूट चुके हो। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए, जरा सीख ले लो कि जो बच्चे आपसे पहले 12th कर चुके हैं, उन्होंने भी तो बीए में एडमिशन लिया था, उन्होंने भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, उन्होंने भी किसी न किसी कोर्स में एडमिशन लिया था। तो क्या आज वो सफल हो चुके हैं या अभी वो प्रयासरत ही हैं? अभी वो प्रयासरत ही हैं। देखिए, जब बच्चा ग्रेजुएशन करता है, वो बीए करता है या बीएससी करता है या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करता है या वो बीटेक कर रहा हो, ठीक है, तो क्या स्कूलों में वो रोज जा रहा है? क्या वो स्कूलों में रोज जा रहा है? नहीं, 12th तक ही पढ़ाई हो जाती है। पढ़ाई का जो बेस है वो कहाँ है? 12th तक ही हो जाता है। यानी कि ये 10 साल थे बच्चों आपके पास, ये 10 साल थे, क्योंकि वे बच्चे स्कूल में बहुत कम जाते हैं, क्लास चलती ही नहीं है। 12th के बाद पढ़ाई क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, और स्कूल में आपको क्या पढ़ाया गया, क्या मिला? स्कूल में जो होम क्लासें होती हैं, ठीक है, अरे यदि किसी बच्चे के नंबर 100 में से 34 आ रहे हैं, 100 में से 34 आ रहे हैं, ठीक है, स्कूल की भी कहानी आपको बता देते हैं। 100 में से यदि नंबर 34 आ रहे हैं और समझो वो बच्चा पुलिस में जाना चाहता है, वो बच्चा पुलिस में जाना चाहता है या आईएएस बनना चाहता है, तो उस बच्चे का साइंस और एसएसटी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? जीएस, और दोनों को मिलाकर ही जीएस कहा जाता है, क्योंकि आगे चल के 3 सब्जेक्टों में और ये 4 सब्जेक्टों में टूट जाता है। ठीक है, तो लेकिन स्कूल वाले भाई, यदि आपके 100 में से 34 नंबर आ रहे हैं, आपके पापा, आपके चाचा, आपके बड़े भाई स्कूल में गए आपका स्कोर देखने के लिए, पीटी में गए, तो वहां क्या देखते हैं? तो आपके नंबर 64 दिखाता है स्कूल वाला, हमेशा क्या दिखाता है? 64 दिखाता है, वो कभी भी आपके कम नंबर नहीं दिखाता है। तो ये होम क्लास होती है, यहाँ पर स्कूल के हाथ में बात होती है। लेकिन आप पढ़ते हो सीबीएसई बोर्ड में, आप पढ़ते हो सीबीएसई बोर्ड में या पढ़ते हो यूपी बोर्ड में, मुझे ये बताइए, जैसी बोर्ड क्लास आएगी, क्या कोई स्कूल वाला ऐसा है
जो 34 के 64 नंबर कर देगा, 34 के 64 नंबर कर देगा। यहां सीबीएसई बोर्ड में सब्जेक्ट तो होते हैं 5, भाई होते तो 6, लेकिन नंबर तो काउंट 5 में से हुए थे तो 5 ही कहे जाएंगे। और यूपी बोर्ड में 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो क्या किसी भी बोर्ड की, किसी भी स्कूल की इतनी पावर है कि वो बोर्ड में नंबर बढ़ा दें? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और 12th में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5। अब ग्रेजुएशन करने जा रहे हो तो कितने हो जाएंगे? 3। और पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने हो जाते हैं? 1। ये तो था स्कूल का चक्रव्यूह। अब तक ये तो स्कूल का चक्रव्यूह था जो हमने बताया। अब देखिए सरकार ने किस प्रकार से सरकारी नौकरी के लिए सिलेबस को निर्धारित कर रखा है, और क्या आप स्कूल में पढ़ते पढ़ते सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, जब 10वीं क्लास में होते हो आप तो 6 सब्जेक्ट होते हैं, जब 12वीं में होते हो तो 5 होते हैं, ठीक है। और जब आप ग्रेजुएशन में होते हो तो 3 होते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 होते हैं। लेकिन किसी भी सरकारी नौकरी का सिलेबस देख लो आप, हालांकि मैं सिलेबस भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, किसी भी सिलेबस को आप देख लो तो उसमें क्या है, उसमें चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, या आपको मेडिकल लाइन में जाना हो, सब्जेक्ट कितने आएंगे? 11। कितने आएंगे? 11 आएंगे। और आपके हाथ में कितना रह गया है? 1। स्कूल में पढ़ते पढ़ते पैसा किसने लगाया? आपके माँ बाप ने। मेहनत किसने की? आपने। आपकी मेहनत के अनुसार स्कोर आया। तो पढ़ते पढ़ते आप तो हो गए बड़े, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में तो नॉलेज घट गई, सब्जेक्ट के रूप में नॉलेज घट गई। तो क्या आपकी सरकारी नौकरी लग पाएगी? क्या कोई ऐसा स्कूल है, क्या कोई ऐसा स्कूल है जहां पर पढ़ते पढ़ते आपकी सरकारी नौकरी लग जाए? ठीक है भाई, स्कूल में तो मैक्सिमम आपने ये निर्धारित करा, आपने अपने बड़ों को भी देखा कि 12वीं के बाद तो पढ़ाई होनी नहीं है, 12वीं के बाद पढ़ाई होनी नहीं है। और 12वीं तक जो आप पढ़ रहे हो, 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, धीरे धीरे आपके पास कम होते जा रहे हैं। नॉलेज की बात बताऊं कि कितनी नॉलेज आपको रह जाती है। अरे तुम खुद सोचो, यदि तुम साइंस साइड में हो और यहां पर सरकारी नौकरी में एक मेन रोल होता है जीएस का, ठीक है, एक मेन सब्जेक्ट होता है जीएस, जो 7 सब्जेक्टों के मिक्सचर से बनता है, जो 7 सब्जेक्टों के मिक्सचर से बनता है। और उसी में ही एक एसएसटी भी होता है, वो तो कोर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आप साइंस में हो, पीसीएमईएच के अलावा भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी के अलावा क्या 6वां सब्जेक्ट आपको आता है? क्या स्कूल में कोई 6वां सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्कूल में उन्हीं सब्जेक्टों के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां पर ये 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हैं। एक बच्चा तो क्या है, एक बच्चा तो ये मेहनत करके, बहुत मेहनत करके ये ले आता है 85% नंबर, अच्छे नंबर है, ठीक है, 85% नंबर। तो क्या इसको सरकारी नौकरी मिल पाएगी? भाई सब्जेक्ट तो 11 आने हैं, नहीं। तो फिर ऐसा कोई तरीका बताओ जिस तरीके से स्कूल में पढ़ते पढ़ते बच्चे की सरकारी नौकरी ले जाए। ऐसा तरीका तुम्हारे हाथ से आउट हो चुका है, ऐसा तरीका तुम्हारे हाथ से आउट हो चुका है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था सैनिक स्कूल में तो होती है। वहां स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वहां गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी साथ में चलती है, ठीक है, साथ में चलती है। तो फिर क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, और अब इतना स्वर्णिम अवसर आ रहा है, इतना स्वर्णिम अवसर आ रहा है कि आपके इर्द गिर्द नौकरियों की बरसात हो रही है। देखिए कैसे, तो ये तरीका समझा आपने, थोड़ा सा इसको स्किप कर देते हैं। रजिस्टर और पेन साथ में रखना है, यदि मुझसे कभी बात करनी है आपको तो चीजों को नोट करते हुए चलना है, इस बात को समझेंगे। देखिए 2024 से पहले वैकेंसी नहीं थी, युवाओं ने काफी आंदोलन किए कि वैकेंसी आनी चाहिए। 2024 से पहले कोई वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। और जैसे ही 2024 में लोकसभा चुनाव हुए और वर्तमान सरकार का वोट बैंक गिरा, ठीक है, तो तुरंत उन्होंने वैकेंसी निकाल दी, और आज 2025 में, 2026 में और 2027 में, ठीक है, यहां तक की आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं,
2025 में वैकेंसियों की भरमार है, लगातार वैकेंसी आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव हैं और कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक सरकार के विषय में नहीं कह रहा हूं, कोई भी सरकार हो, मोस्टली वैकेंसी तब आती हैं जब सरकार परिवर्तित होने वाली होती है, ताकि सरकार जनता को अपना काम दिखा सके। तो खैर, हमें सरकार की ना बुराई करनी है और उनसे जो अच्छाई मिल रही है उसको ले लेना है। वर्तमान में वैकेंसी भरपूर मात्रा में आ रही है और वो कब तक आएंगी? वो वैकेंसी आएंगी 25 और 26 और 27 के मिड तक, क्योंकि यहाँ पर फिर आचार संहिता भी लगेगी। ठीक है, तो ये बहती हुई गंगा है, इस बहती हुई गंगा में से एक मोती अपने लिए निकालना है आपको। ठीक है, आप 12th कर चुके हो, क्वालिफिकेशन आपको मिल चुकी है, हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक की वैकेंसी है और ये मान के लिए लगभग 1.5 से 2 लाख वैकेंसी हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में 1.5 से 2 लाख वैकेंसी है। तो यदि आप चाहते हो कि आपको 100% गवर्नमेंट जॉब मिले तो अपने उस स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सैनिक स्कूल की भांति ही, जैसे सैनिक स्कूल के बच्चे करते हैं। अब इसमें कौन सी नौकरी आपको लेनी है? ठीक है, इसमें कौन सी नौकरी आपको लेनी है, तो वो तरीका मैं आपको बता देता हूं कि वैकेंसी कौन सी आ रही है। यहां पर दो प्रकार की जॉब है बच्चों। एक तो है जो गवर्नमेंट जॉब होती है, जो सरकारी नौकरी होती है, वो 2 प्रकार की होती है। ये मार्कर थोड़ा डाउन चल रहा है, इसको ले लेते हैं। एक तो होता है वन डे एग्जाम, एक होता है वन डे एग्जाम, एक होता है लॉन्ग प्रोसेस एग्जाम। ये क्या होता है? ये किंग के लिए होता है, ये राजा के लिए होता है। अब राजा क्या होता है? अरे जो डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर होते हैं, ठीक है, ऑफिसर रैंक को क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिखिए IAS, IPS, ठीक है। जैसे पुलिस विभाग का जो सबसे बड़े अधिकारी की जो स्टार्टिंग होती है वो IPS से होती है। ठीक है, तो अरे सर हम तो IAS IPS के विषय में तो कभी हमने सोचा ही नहीं है। ठीक है, हम नहीं बन पाएंगे, कांस्टेबल बन जाए वही काफी है, ऐसा नहीं है। आप में से IAS बनेंगे, आप में से IPS बनेंगे, बस आपके अंदर क्या है? आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा होना चाहिए। वैकेंसी लगातार मात्रा में आ रही है। ठीक है, तो वन डे एग्जाम क्या होता है भाई? वन डे एग्जाम में एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, रेल विभाग और डिफेंस विभाग। तो सर पुलिस विभाग में तो आपने ये बताया IPS। बेटे जो कांस्टेबल होता है तो वो क्या है? उसके लिए, या जो वन डे एग्जाम क्या होता है, जो C और D क्लास जो होती हैं, नौकरी 4 प्रकार की होती है, A क्लास, B क्लास, C क्लास और D क्लास। ये C और D क्लास जो है ये है वन डे एग्जाम। ठीक है, यहां क्या होगा? यहां 100 क्वेश्चन आएंगे। यहां जैसे अग्निवीर में तो 50 ही आते हैं, यहां 50 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहां इतने क्वेश्चन आएंगे, एक दिन की परीक्षा होगी आपका। यदि सब कुछ तैयार है, अब वो सब कुछ क्या है वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। यदि आपका सब कुछ तैयार है तो आराम से आपको जॉब मिल जाएगी। यहां क्या होता है राजा की जॉब में? यहां 3 चरण होते हैं। एक तो प्री परीक्षा होती है, एक मेंस होता है और एक क्या होता है? इंटरव्यू होता है। एक क्या होता है? इंटरव्यू होता है। तो लंबा प्रोसेस है। जब आप तीनों चरणों में अच्छा स्कोर करते हो, मानकों के अनुरूप करते हो, तभी आपको जॉब मिलती है। ठीक है, जैसे कि हम बता दें, यदि हम जो आपको तैयारी कराएंगे, हम आपको ये जो प्री लेवल होता है वो इसके जैसा ही होता है।
यानी कि यहाँ हम आपको तैयारी तो IAS IPS की कराएंगे, बड़े एग्जाम की कराएंगे, राजा की कराएंगे और अधीनस्थ जॉब आपके साथ में रहेगी। हमारा प्रथम टारगेट ये है कि अब कहते हैं जब पिता की चप्पल, जब पिता का जूता बच्चे के पैर में आने लगता है, ठीक है, तो उसे जिम्मेदारी उठाने के लायक समझ लिया जाता है। ठीक है, तो अब आप बड़े हो चुके हो, अब आपको सबसे पहले एक नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरियों की बाढ़ आई पड़ी है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टारगेट है कि आपको एक नौकरी दिलाना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बड़ी नौकरी नहीं ले सकते, तो आपको बड़े एग्जाम के लिए भी तैयारी कराएंगे और इनका सिलेबस बेटे सेम होता है। इनका सिलेबस सेम होता है। जो वनडे एग्जाम में पूछा जाता है वही यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्री एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम आपका ये बेसिक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया फाउंडेशन बैच। ये क्या है? फाउंडेशन बैच 025। ठीक है, FB 025 ये हमने नाम दिया है। और इसमें किस प्रकार से क्लासेस संचालित होंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या सिलेबस है वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, और क्या आपको पहले स्टार्ट करना है वो भी बताया जाएगा। सबसे पहले तो आप ये जानकारी नोट कर लेना, और यदि आपको कोई और अधिक आवश्यकता की जानकारी है, अच्छा इसमें हमने आपको एक काम और कराया है कि जो बच्चे यहाँ पर रिटन परीक्षा पास कर लेंगे, तो हमारे 2 संस्थान हैं, एक मेरठ के अंदर और एक क्या है बिजनौर में। ठीक है, तो वहां पर जैसे ही आपका रिटन एग्जाम पास होता है और यदि आपकी बैच से संबंधित कोई जॉब की इच्छा है, तो फिर हम फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जो NSG कमांडो के द्वारा आपको कराई जाएगी, तो उसके लिए अपने संस्थान पर आपको बुलवाएंगे और लगभग 3 से 6 महीने अपने पास रखकर वो बाकी फिजिकल ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए मेरे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना आप 8449304062। मेरा नाम अशोक है, अशोक सर। आप इस नंबर को सेव कर लेना। आने वाली जो जानकारी है आपको तभी मिल पाएगी जब आपके फोन में ये नंबर सेव होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आगे की जानकारी आपको इसी नंबर के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।